हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमरीश तिवारी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सिलेंडर और वायर। और क्या हम लोग कंप्लीट कर चुके थे? लास्ट लेक्चर में हम लोग ये भी कंप्लीट कर चुके थे यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, आज यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। अब वो स्फीयर सॉलिड है या होलो है, कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, उसके बेसिस पे हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, और यहां पर उसके बेसिस पे जो टॉपिक हैं वो डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो आइए यहां पर देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड due to charged conducting solid sphere, ओके, और hollow sphere हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर जो है वो कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अगर वो स्फीयर हॉलो स्फीयर है तो उस कंडीशन में वो कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, दोनों केस के लिए हो सकता है। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर है तो उस कंडीशन में सॉलिड स्फीयर को कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग होना चाहिए। तभी हम ये क्या कर सकते हैं? डेरिवेशन कर सकते हैं, तभी ये सारा कुछ हम यहां पर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये किस केस के लिए है? अगर हमारा स्फीयर कंडक्टिंग है, सॉलिड है तो वो कंडक्टिंग होगा। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग नहीं होगा, उसके लिए दूसरा केस है, वो हम बात करेंगे अभी। ठीक है, और अगर हमारा स्फीयर हॉलो है तो उस कंडीशन में वो चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों ही यहां पर हम क्या कर सकते हैं? एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहां पर बनाते हैं एक सॉलिड स्फीयर बनाते हैं, मतलब कि एक स्फीयर बनाते हैं। क्यों बोल रहे हैं कि ये तीनों एक ही केस है? क्यों बोल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। ये क्या है? सेंटर है। मान लेते हैं इस स्फीयर का जो रेडियस है उसे हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। और हम लोग क्या बोल रहे हैं? चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, यानी कि ये स्फीयर जो है वो क्या है? चार्ज्ड है। तो आइए हम इसको चार्ज कर देते हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर ये सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग होने से क्या होगा? जो चार्ज होगा इसके सरफेस पे क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसा कि मैं शो कर रहा हूं यहां पर। ये देखिए, इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर होने से क्या होगा? तो मान लीजिए हॉलो स्फीयर है, अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है, तो जब मटेरियल नहीं है तो वहां चार्ज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चार्ज है ही नहीं, कहां पर होगा? इसके सरफेस पे होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर ये क्या हॉलो स्फीयर है, ठीक है, थिकनेस बहुत कम है, सेल बोल सकते हैं। ठीक है, स्फेरिकल सेल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है? यहां पर उस कंडीशन में भी चार्ज क्या होगा? सरफेस पे ही होगा। अच्छा, मान लेते हैं हॉलो स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो भी जो चार्ज होगा वो क्या होगा? इसके सरफेस पे ही होगा। अरे अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है तो वहां चार्ज कहां होगा? नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए इन तीनों केस के लिए हम ये वाला डेरिवेशन कर रहे हैं, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं इन तीनों केस के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग यहां पर करते हैं। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सेम जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जैसे करते आ रहे थे सिलेंडर के लिए, वैसे हम लोग यहाँ स्फीयर के लिए भी करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आइए करते हैं हम लोग। यहां पर दो केस होगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस स्फीयर के अंदर होगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्फीयर के बाहर होगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां फाइंड आउट कर सकते हैं? एक तो आउटसाइड द स्फीयर और एक इनसाइड द स्फीयर। तो यहां पर दो केस बन रहे हैं, एक इनसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर।
तो दोनों केस को हम यहां डिस्कस करते हैं। तो केस 1 हम लोग लिख लेते हैं यहां पर। केस 1 हम लोग डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लेते हैं जो क्या है इनसाइड द स्फीयर। वहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, जहां पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। समझ आ रहा है, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस किस बेसिस पे बनाते हैं, गॉसियन सरफेस का दो कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो चार्ज के अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट द चार्ज। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए किसी भी पॉइंट पर उसके सरफेस पे। ठीक है, तो हम यहां पर किस तरह का गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हैं, ये क्या है, स्फेरिकल है तो हम स्फेरिकल ही लेंगे। समझ आ रहा है, सिलेंड्रिकल तो ले नहीं सकते। अगर सिलेंड्रिकल ले लेंगे तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कहां होगी, नहीं होगी। समझ आ रहा है, यहां पर हम क्या करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, क्योंकि इन सभी चार्ज से उस स्फीयर के सरफेस का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, वही सेपरेशन पे ही डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे ही डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो इससे r डिस्टेंस पे एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो क्या होता था, E = KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। इसी पे तो डिपेंड करता है, R पे ही तो डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है, इसी पे तो डिपेंड कर रहा है R पे। R जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम अगर यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें और वो कैसा हो, स्फेरिकल इन शेप। समझ में आ रहा है, स्फेरिकल शेप का हम लोग क्या करें, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, तो हम ये देखते हैं कि इसकी सरफेस की जो डिस्टेंस है इन सभी चार्ज से वो क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी इसके पूरे सरफेस पे। बिल्कुल समझ में आ रहा है, कांस्टेंट होगी इसके सरफेस पे। ओके, और यही हमें चाहिए था, यानी कि इसके सरफेस पे E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ओके, हम यहां पर स्फेरिकल सरफेस क्या कर लिए हैं, एज्यूम कर चुके हैं। यानी कि यहां पर R जो है वो लेस देन है कैपिटल R का। कैपिटल R क्या है, स्फीयर का रेडियस, स्मॉल r क्या है, गॉसियन सरफेस का रेडियस। समझ आ रहा है, गॉसियन स्फीयर का रेडियस। समझ में आया इतनी चीज। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर वही प्रीवियस केस जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग करते आ रहे थे, क्या कर रहे थे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, जो क्या हो रहा है इस गॉसियन सरफेस के थ्रू क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो वो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब ये क्या है, ये हम लोग देख चुके थे, गॉसियन सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया dA लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एरिया dA लेते हैं, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होता था, समझ में आ रहा है, इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि अलोंग द डीए वेक्टर। समझ आ रहा है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो किस सरफेस पे है, इस स्फेरिकल सरफेस पे है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यानी कि डीए के क्या होगा, अलोंग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। तो हम बोल सकते हैं डीए और वेक्टर ई के बीच जो एंगल है थीटा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, और ये हम लोग देख चुके हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट वेक्टर dA, और इसको हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा। ये क्या है हमारा डॉट प्रोडक्ट, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, E dA cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E
डी ए। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी 1, तो इसलिए हम ईडीए लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस पे क्या है, हर एक पॉइंट पर क्या है, कांस्टेंट है। कहीं पे भी सरफेस पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो ई को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, तो ई बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यही बच जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या डिनोट कर रहा है, नेट एरिया डिनोट कर रहा है। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या डिनोट कर रहा है, नेट एरिया डिनोट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, समझ में आ रहा है। नेट एरिया क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि अगर हम इसके सरफेस पे छोटा छोटा डी ए लेकर के उसको ऐड करें तो इस गॉसियन सरफेस का पूरा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। और उसको हम दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं, दूसरी तरह से अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, जो कि क्या डिनोट कर रहा है, नेट एरिया, नेट सरफेस एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का। ठीक है, तो आइए यहां पर नेट एरिया क्या होगा, इस स्फेरिकल सरफेस का क्या होगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाई नेट, ये आ गया। हम इसको बोल सकते हैं इक्वेशन 1। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया, ओके। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, ये वाला पोर्शन रब कर देता हूं और यहां से हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं। इतनी चीजें समझ में तो आई ना, लास्ट लेक्चर के ही तरह है। आपको अभी तक तो ये पूरा प्रोसीजर याद भी हो गया होगा डेरिवेशन का, कि ये कैसे डेरिवेशन हो रहा है, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग वहां से हम लोग फाई नेट कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है, गॉस थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, फाई नेट कैलकुलेट करते हैं और उसको इससे इक्वेट कर देंगे और यहां से ई हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। यही हम लोग करते ही आ रहे थे। तो यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, ये हम लोग देख चुके हैं, गॉस ने हमें बता चुका है कि Q नेट इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। समझ में आ रहा है, Q नेट मतलब इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज हैं, कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर, वो वाला Q नेट है, उसका टोटल नेट चार्ज इस सरफेस के अंदर वो है ये Q नेट। ठीक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितने हैं, 0, क्योंकि टोटल चार्ज कहां है, इसके सरफेस पे है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके अंदर चार्ज क्या है, 0। तो ये क्या हो गया, 0। तो फाई नेट यहां से हमें क्या मिल गया, 0। और जब फाई नेट 0 मिल गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो फाई नेट 0 हो गया, तो ई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इस स्फेरिकल अगर ये जो स्फीयर है इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो क्या है, 0 है, जो कि हम लोग यहां पर देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इनसाइड हमें पता चल गया कि इस स्फीयर के अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो वो क्या होगी, 0 होगी, जो हम लोग यहां पर क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब इस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केस 2 पे। ओके, आइए देखते हैं केस 2। केस 2
हाँ, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि अब जरूरत है। ठीक है, आइए बात करते हैं किसकी, केस 2 की। केस 2 क्या बोल रहा है? केस 2 हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हम लोग क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के आउटसाइड हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, वेयर r जो होगा ग्रेटर देन होगा कैपिटल R का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, स्फेरिकल शेप का होगा। ठीक है, जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं कंडीशन। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये हम लोग ड्रॉ कर लिए। ओके, क्या करेंगे, यहां पर छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीए। ठीक है, डीए एरिया का एक छोटा सा, इसके सरफेस पे ही हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया लेते हैं डीए। ठीक है, और उस पर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग प्रीवियस केस में कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि इधर डीए एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम लोग यहां पर देखें तो क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दो, क्या होगा, इसी के अलोंग होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द एरिया वेक्टर। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये होगी कि नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके सरफेस पे कांस्टेंट होगा। किसी भी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ई क्या है यहां पर, कांस्टेंट। ठीक है, एट दिस सरफेस। ओके, अब आइए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ई क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर ले लेंगे हम लोग, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए को क्या लिख सकते हैं, नेट एरिया को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके जगह पे हम लोग नेट सरफेस एरिया लिख सकते हैं। आइए लिख देते हैं ई ए नेट। समझ आ रहा है, ये क्या है, डिनोट कर रहा है इसके नेट सरफेस एरिया को। किसके सरफेस एरिया को, जहां पर हम लोग एरिया क्या कर रहे हैं, एज्यूम किए हैं। इस एलिमेंटल एरिया जो एज्यूम किए हैं वो डी ए कहां पर किए हैं, गॉसियन सरफेस पे। तो वो एरिया किसका है, गॉसियन सरफेस का है, सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, रेडियस कितना है गॉसियन सरफेस का, स्मॉल आर, यही है। तो आइए लिख देते हैं ई ए नेट की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये हमारा मिल गया क्या, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस। समझ आ रहा है, थ्रू दिस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं। ओके, इसको रहने देते हैं, इसकी जरूरत है हमें। ठीक है, इसको हम यहां लिख देते हैं, नीचे की साइड यहां नीचे लिख देते हैं। जो हमारा आया था फाई नेट, क्या आया था, ई 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लेकर के चले थे, इक्वेशन 1। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से हम लोग क्या करते हैं, फाइनेट कैलकुलेट करते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। तब हम वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, Q net enclosed by this spherical surface, Gaussian surface, इसके अंदर जितने भी चार्ज हैं वो है ये Q net डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस Q net को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर एक टर्म डिफाइन किया गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, समझ में आ रहा है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि इसके एक यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा, समझ में आ रहा है। यानी कि 1 यूनिट एरिया पे अगर हम इसको 1 कर दें तो जो चार्ज होगा वो सिग्मा के बराबर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर 1 यूनिट एरिया पे चार्ज देखें, चार्ज तो कितना होगा, वो सिग्मा होगा, सिग्मा लिख दिया। यानी कि 1 यूनिट, इसके 1 यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो कितना है, सिग्मा है। तो इसके पूरे एरिया पे, इसके पूरे सरफेस एरिया पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो इसका पूरा सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, r है। अरे चार्ज किस पे है, इसी स्फीयर पे तो है, ये गॉसियन सरफेस पे थोड़ी है, गॉसियन सरफेस के अंदर इस स्फीयर पे है, तो उसी पे तो हम लोग देखेंगे, हाँ ठीक है। तो इस पर जो इसका सरफेस एरिया है वो कितना है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, समझ आ रहा है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है। तो इसके एक यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो सिग्मा है, पर एरिया पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। यानी कि ये किसको डिनोट कर रहा है, Q नेट इनक्लोज्ड, जो इस स्फीयर के अंदर इनक्लोज्ड है नेट चार्ज, उसको डिनोट कर रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल कर रहा है, समझ आया। ये किसको डिनोट कर रहा है, Q नेट इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज हैं वो कितने हैं, जो इस सरफेस पे चार्ज हैं, और वो कितने चार्ज हैं, 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है। ये इतनी चीजें समझ में आई। तो Q नेट इनक्लोज हमें मिल गया, यहां पर पुट करेंगे, और फाई नेट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। आइए यहां पर करते हैं, आइए देखते हैं फाई नेट क्या हो जाएगा। Q नेट इनक्लोज हमें पता है कितना हो गया, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहां पर लिख देते हैं बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहां मिल गया हमें, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, E 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। E की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा यहाँ पर, E की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर इंटू 1 बाई स्मॉल r स्क्वायर। यह आ गया हमारा E की वैल्यू। वीडियो में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। यहां पर ये देखिए सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यानी कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R स्क्वायर के। E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R स्क्वायर के, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं E और R के बीच ग्राफ देखेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे बनाएंगे ग्राफ, देखते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए आप इसे। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सब कुछ, सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपको यहां पर, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है।
ग्राफ क्या होगा? आइए ग्राफ देखते हैं हम लोग। ग्राफ बिटवीन E वर्सेस R, ठीक है, इस कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये R है और ये E है। R क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। R क्या है? R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस है R। मान लेते हैं यहां पर हमारा क्या है? कैपिटल R, यानी कि ये स्फीयर का रेडियस है, यानी कि ये पोर्शन जो है डिनोट कर रहा है इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर वाला पोर्शन, ठीक है। और इसके आगे वाला जो ये जो पोर्शन है वो किसको डिनोट कर रहा है? आउटसाइड द स्फीयर। बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। और अभी अभी हम लोग देख चुके हैं कि इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? 0 है। समझ में आ रहा है। और स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से वेरी कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R² के, ठीक है। तो उसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। E को हम लोग किस पे डिनोट कर रहे हैं? Y एक्सिस पे, और R को हम लोग X एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो R के पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? 0 है। तो ये देखिए, ये क्या होगा? ऐसे होगा, 0 है तो ये देखिए, ये 0 हो गया, 0। और अचानक से ये क्या होगा? यहां पर उठेगा, ठीक है, यानी कि इसके सरफेस पे क्या होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सरफेस पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी यहां। और यहां से फिर क्या होगा? ये ग्राफ ऐसे जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ये ग्राफ कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके सेकेंड केस पे। कौन सा केस है वो आगे देखते हैं। हम अभी किसके लिए बात कर रहे थे? चार्ज्ड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब हम लोग बात करेंगे चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द स्फीयर क्या होगा और आउटसाइड द स्फीयर क्या होगा, उसके लिए ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बढ़े? ओके, चलिए। हाँ, ये इतना पोर्शन रिमूव कर देता हूं। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कंडक्टिंग के लिए तो हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग किसके लिए देख रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो आइए बनाते हैं हम लोग यहां पर एक सॉलिड स्फीयर जो कि क्या है? नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग होने का मतलब क्या है कि यहां पर जो चार्ज है इसके पूरे वॉल्यूम में क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। किस तरह से? ये देखिए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, इसके सरफेस पे नहीं है, इसके पूरे वॉल्यूम पे है। चार्ज जो है इसके पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। तो यहां से हमें यही समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो हम लोग चार्ज फाइंड आउट करेंगे उसके लिए जो टर्म आएगा वो क्या होगा? चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। यहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया देख रहे थे क्योंकि उसके सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट था चार्ज,
यहाँ पर इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आइए देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर है। मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है इस स्फीयर का। ओके, तो यहां पर भी हमारा दो केस होगा, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इनसाइड कुछ और होगा, आउटसाइड कुछ और होगा। तो दोनों केस को हम लोग यहां पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहला केस देखते हैं, केस वन। केस वन कौन सा होगा हमारा, इनसाइड द स्फीयर। केस वन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। वेयर स्मॉल आर क्या होगा, देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जहां वेयर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी कि क्या है, इस स्फीयर के अंदर है वो पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, बनाएंगे यहां पर। तो कौन सा गॉसियन सरफेस होगा, यहां पर किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, किस शेप में होगा, तो यहां पर किस शेप में होगा, स्फेरिकल इन शेप होगा। हम लोग देख चुके हैं अभी प्रीवियस लेक्चर में, डेरिवेशन में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, कैसा, स्फेरिकल इन शेप, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, तो आइए यहां पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं, एलिमेंटल एरिया डी ए इसके सरफेस पे। ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, इसके सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि अलोंग द एरिया वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा जो है वो क्या है, 0 है। बोल सकते हैं कि नहीं, दोनों के बीच का एंगल, दोनों क्या है, कोलिनियर है, तो इस वजह से इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या हो रहा है, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, तो आइए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ गॉसियन सरफेस ई डी ए, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ई डॉट डी ए होगा, वेक्टर ई डॉट डी ए, तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 0, पुट कर दो, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस ऐसे एज्यूम ही ऐसे करते हैं कि उस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, कांस्टेंट हो। समझ में आ रहा है, इसके सरफेस पे कहीं पे भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, इसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसके सरफेस पे कांस्टेंट होगी किसी भी पॉइंट पर। समझ में आया, किस पर, गॉसियन सरफेस पर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। जब ये कांस्टेंट है तो ई क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एस डी ए। ठीक, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये किसको डिनोट कर रहा है, नेट एरिया को डिनोट कर रहा है। किसके नेट एरिया को, गॉसियन सरफेस की एरिया को। समझ में आ रहा है, गॉसियन सरफेस के सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं ई नेट एरिया किसका, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन जो सरफेस है वो कैसा है, स्फेरिकल इन शेप, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, बस लिख दो यहाँ पर। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। किसके लिए, समझ आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल गया किसके लिए। ठीक है, और उसको हम लोग क्या मान लिए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके थ्रू मिल गया हमें, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू। ठीक है, और वो कितना मिल गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू फाइनेट कैलकुलेट करेंगे और उसको इससे इक्वेट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आइए
करते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। इसको मैं यहां नीचे लिख देता हूं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन करने में इजी हो। ठीक है, हो गया, हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं रब कर देता हूं इसे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आईआईटी जेईई मेंस में भी और नीट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिए। अभी हम लोग निकाल चुके थे क्या, फाइनेट, और ये क्या निकल चुका था, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम लोग मान लिए थे क्या, इक्वेशन 1। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, अब हम लोग यहां क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, फाइनेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फाइनेट क्या होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, क्यू नेट इनक्लोज्ड मतलब नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। समझ आया? इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू नेट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही होता है हमारा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिल्कुल, तो क्यू नेट को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर एक नया टर्म डिफाइन किया गया है जिसे हम लोग क्या बोले, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग क्या बोले, चार्ज डेंसिटी। और वो क्या है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, रो से। तो रो इक्वल टू क्या है यहां पर, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि यहां पर चार्ज क्या है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के लिए, एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है, अगर इसको हम लोग 1 मान लें तो जो चार्ज है वो किसके बराबर होगा, रो के। तो रो होगा, समझ आ रहा है? यानी कि इसके 1 यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करें तो एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो कितना है, रो है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना होगा, वो कितना होगा। तो अगर हम इस गॉसियन सरफेस का टोटल वॉल्यूम निकाल लें, टोटल वॉल्यूम निकाल लें और मल्टीपल ऑफ दिस रो, वही क्या होगा इसका, नेट चार्ज। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो रो है, तो इस टोटल वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यही होगा। तो इतने वॉल्यूम में जो चार्ज है वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा। हाँ बिल्कुल, रो। ठीक है, ये होगा। यही हमारा क्या, किसको डिनोट कर रहा है, क्यू नेट इनक्लोज्ड। ठीक है, जो इनक्लोज्ड है उसको क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइनेट लिख सकते हैं, क्या होगा, फाइनेट क्या लिख सकते हैं, क्यू नेट इनक्लोज्ड कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आइए, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं सही है, 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां से ई की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये गया। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू आ जाएगी रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्मॉल आर, होगा कि नहीं। यानी कि ई जो है
यहां से हम लोग बोल सकते हैं ई जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है कि नहीं। यानी कि इनसाइड द स्फीयर ई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग इस गॉसियन सरफेस का रेडियस बढ़ाते जाएंगे इस स्फीयर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए रेडियस इतना छोटा सा स्फीयर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, इतना बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों, इतना छोटा जब था तो उसमें चार्ज कम था, बढ़ा दिए तो चार्ज बढ़ गया। तो जब चार्ज बढ़ गया तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर से। देख लो, चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये हमें बता दिया कि अगर स्फीयर के अंदर हमें देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, समझ में आया इतनी चीजें। वीडियो पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। हो गया, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा केस, इनसाइड के लिए हमें मिल गया, ई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। आउटसाइड के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आइए चलिए इसको मैं रब कर दूं पूरा। ठीक है, केस 2 देखेंगे हम लोग यहां पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर केस 2 देखेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ, कौन सा पोर्शन, ये, हाँ ये पोर्शन रब कर देता हूँ थोड़ा सा। केस 2 क्या है, आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर के आउटसाइड हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है, अब यहां देखते हैं हम लोग केस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वेयर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर से क्या है, ज्यादा है। तो इस पॉइंट पी पर हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल इन शेप, ड्रॉ कर दो, ये हो गया स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस पे हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डीए एरिया का, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देख लेते हैं। इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर इस पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये देखो सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो क्या होगा, 0 डिग्री। सब कुछ वही है। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं फाइनाइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। गॉसियन सरफेस का कंडीशन ही यही है कि जो हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसके किसी भी पॉइंट पर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ई कांस्टेंट, तो ई को हम लोग बाहर ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो कि डिनोट कर रहा है नेट
सरफेस एरिया। किसके, कौन सा सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस एरिया, समझ में आए। और गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल इन शेप, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। फाइनेट हमें यहां से मिल गया इक्वेशन 1। आइए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू, आइए यहां देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आ जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब गॉस लॉ के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फाइनेट कैलकुलेट करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेट चार्ज जो इस सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर है, वो कितना चार्ज है, इस पूरे स्फीयर पे जो चार्ज होगा वही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए एक टर्म जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है, चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, रो से। और रो क्या क्या बता रहा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो बता रहा है। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, रो के बराबर होगा। समझ आ रहा है, मतलब अगर इसको हम 1 कर दें तो 1 यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, रो के बराबर होगा। तो 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए जो चार्ज है वो क्या होगा, रो। तो इस पूरे स्फीयर पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, अगर 1 यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रो है, यानी कि इसके 1 यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रो है, तो इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, उतने वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ रहा है, 1 यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रो है तो 4 पाई, सॉरी वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब रो, होगा कि नहीं ये। और यही क्या डिनोट कर रहा है, यही क्या डिनोट कर रहा है, क्यू नेट इनक्लोज्ड, ये तो डिनोट कर रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है, ये डिनोट कर रहा है। तो यहां से हम लोग फाई नेट बता सकते हैं, यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यू नेट की कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, बाई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। हाँ देखिए 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो क्या होगा यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, ई की वैल्यू यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ई कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब इंटू 1 बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यानी कि ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। समझ में आया। इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर जो था, ई जो था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के। आउटसाइड द स्फीयर ई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। किसके, आर स्क्वायर के। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, पहले वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ें, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं अब इसके लिए। ठीक है, और यहां पर वीडियो को एंड करेंगे जल्दी से। आइए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है,
हाँ, अब ग्राफ बनाते हैं। ये R है, y एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं और x एक्सिस पे हम लोग R को शो कर रहे हैं। ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस क्या है? कैपिटल R। तो हम मान लेते हैं यहां कहीं क्या है? कैपिटल R। तो ये पोर्शन डिनोट कर रहा है किसको? इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, और ये पोर्शन डिनोट कर रहा है किसको? आउटसाइड पोर्शन। ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, इनसाइड द स्फीयर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है कि नहीं? तो यानी कि यहां तक जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि आउटसाइड द स्फीयर के बाहर किस तरह से बिहेव कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो बस ग्राफ ये कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ग्राफ है इस केस के लिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई, नोट कर लीजिए इसे। हो गया। छोटा सा एक चीज है वो भी बताना चाहूंगा मैं, उसे आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, हो गया। रब कर देता हूं, यहीं पे बता देता हूं। ठीक है, देखिए थोड़ी सी चीजें हैं जो आपके कंसेप्ट को बनाने में काफी यूज होंगी, इस वजह से मैं बता रहा हूं इसे। ठीक है, देखिए इसके पहले वाला जो हम लोग देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, या हॉलो नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो हम लोग केस देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, वो जो आया था वो क्या आया था? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² था। ठीक है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन उसके पहले जो हम फर्स्ट इक्वेशन जो फाइंड आउट किए थे, फर्स्ट इक्वेशन याद है वो क्या था? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग फाइंड आउट किए थे फर्स्ट इक्वेशन में, वो क्या था? E 4πR²। यही था। ये आउटसाइड की बात कर रहा हूं, इनसाइड तो जीरो था। समझ में आ रहा है? हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, समझ आ रहा है? कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर हो, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, उस केस की बात कर रहे हैं। कौन से केस की? आउटसाइड द स्फीयर। इनसाइड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, लेकिन आउटसाइड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो हम आउटसाइड तो कहीं पे भी हो सकता है। मान लो यहां पे स्फीयर है, ठीक है, हम वहां से देख रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? हम कहीं किसी भी डिस्टेंस से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, R पे किस तरह से ये डिपेंड कर रहा है और क्या आ रहा है हम यहां पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फाई नेट इक्वल टू E 4πR² आया हुआ था इक्वेशन 1, और हम लोग इसके बाद क्या कर रहे थे? गॉसियन सरफेस, मतलब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई नेट क्या होता है? Q नेट इनक्लोज्ड। समझ में आ रहा है ना कौन सा केस है? चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर वाला केस है, और कौन सा केस है? आउटसाइड द स्फीयर, यही वाला केस है। ठीक है, इनसाइड जीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आउटसाइड था, उसकी बात कर रहे हैं। Q नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसके चारों तरफ हम लोग क्या किए थे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हुए थे। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो स्फीयर था उसके सरफेस पे क्या था? चार्ज था। तो हम ये मान रहे हैं कि इसके सरफेस पे जो नेट चार्ज है वो हम लोग मान के चल रहे हैं वो क्या है? कैपिटल Q है। ठीक है, तो ये क्या है? कैपिटल Q, यानी कि जो नेट चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो कैपिटल Q हम लोग मान लिए हैं कि नेट चार्ज क्या है? कैपिटल Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या दिखा रहा है? फाई नेट को। अब ये वाला जो इक्वेशन 1 की जो फाई नेट की वैल्यू है हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो आइए पुट कर दें। ये क्या है? E 4πR² इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। ये लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये किसके लिए हम लोग यूज करते थे? पॉइंट चार्ज के लिए यूज करते थे। समझ में आ रहा है?
ये इक्वेशन किसके लिए यूज करते थे? पॉइंट चार्ज के लिए, यानी कि Q क्या था? एक पॉइंट चार्ज था। समझ में आ रहा है? और यहां पर उस केस में क्या था? चार्ज क्या है? उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आउटसाइड द स्फीयर के आउटसाइड अगर हम लोग देखते हैं तो वो जो चार्ज है, हम ये मान सकते हैं कि वो चार्ज कहां पे? उसके सेंटर पे क्या है? कंसंट्रेटेड है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन किसके लिए था? पॉइंट चार्ज के लिए था। और जब हम इसे क्या किए? सॉल्व किए, तो हमें वही इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। कौन सा? पॉइंट चार्ज का। तो यानी कि आउटसाइड द स्फीयर किसी भी डिस्टेंस पे अगर हम लोग देखते हैं, किसी भी डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तो वो जो स्फीयर है, स्फीयर पे जो चार्ज है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है? हमें ऐसा लग रहा है कि वो सभी चार्ज क्या है? उसके सेंटर पे क्या है? कंसंट्रेटेड है। समझ में आ रहा है? वो सभी चार्ज क्या है? उसके सेंटर पे है, मतलब एक पॉइंट चार्ज की तरह हमें वो लग रहा है। समझ में आया? यही कंसेप्ट बताना था। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा चैप्टर 1 क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे चैप्टर 2। ठीक है, और उसे थोड़ा सा स्पीडली कंप्लीट करेंगे। काफी दिनों से लेक्चर नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम थी। ठीक है, उस वजह से नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब यहां से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।